तुर्की और पाकिस्तान के बीच में एक मेगा डील साइन हुई है वेपन्स को लेकर, हथियारों को लेकर के। अब तुर्की की कंपनी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन बनाया करेगी। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी मात्रा में तुर्की ने अपने ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अंदर जो यूज किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा भारत पर अटैक करने के लिए, उसमें बड़ी मात्रा में तुर्किश ड्रोन की बात सामने आई थी। भारत के आर्मी ने, भारत की सेनाओं ने इस बात को कंफर्म किया था कि तुर्की के ड्रोन और मिसाइल्स यूज हुए थे। साथ ही साथ चाइना का रियल टाइम पर सैटेलाइट डेटा, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन ये शेयर हो रहा था। तो ये भारत ने तो उस टाइम पर खुलासा किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब इस बात से तुर्की जो है एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अब पाकिस्तान के अंदर ही ड्रोन की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तुर्की का कहना यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स बनेंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे, असेंबल होंगे। एक्चुअल में ये लोग असेंबली यूनिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में बात ये आ रही है कि तुर्की अब क्या खुल करके भारत के खिलाफ सामने आ रहा है, और भारत इसके रिस्पांस में, इस डील के रिस्पांस में क्या कर सकता है, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आप ये तमाम आर्टिकल्स देख पाओगे कि पाकिस्तान के लिए तुर्की का ये लड़ाकू ड्रोन बनेगा पाकिस्तान के अंदर, और तुर्की की कंपनी जो है वो बनाएगी। तुर्की की कंपनी की कहानी भी बड़ी अजीब है, और तैयब अर्दोगान के दामाद से जुड़ी हुई है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ड्रोन होंगे। देखिए आपको मैं आगे बढ़ने से ही पहले बता दूं कि तुर्किश ड्रोन दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं। दुनिया में कहा जाता है कि अमेरिकन ड्रोन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बेहतर ड्रोन है, ड्रोन के सप्लाई के मामले में, वो तुर्की है। इवन आप ऐसा ही समझो कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी यूक्रेन के द्वारा तुर्किश ड्रोन बड़ी मात्रा में यूज किए गए। पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किश ड्रोन यूज किए। ड्रोन्स आजकल की वारफेयर सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और काफी इफेक्टिव हिस्सा बन गया है। ड्रोन से देखो क्या होता है, ड्रोन जो है ये एक यूएवी होता है, यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें कोई पायलट की जाने का खतरा नहीं होता है, अनमैन्ड होता है। अब जब पायलट नहीं रहता है, जान का खतरा नहीं है, तो ये सुसाइडल ड्रोन भी होते हैं बहुत सारे, कि वो जा करके टारगेट पर खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार के भी होते हैं छोटे ड्रोन जो होते हैं। बड़े जो ड्रोन होते हैं वो टारगेटेड अटैक भी करते हैं, जाकर मिसाइल्स दागते हैं और लंबी दूरी तक चलते हैं, उड़ते हैं। अभी आपको याद होगा कि रसिया ने एक ड्रोन बनाया है, उसका परीक्षण किया है, जो न्यूक्लियर कैपेबल्ड है, मतलब पानी के अंदर चलेगा और न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगा, और साथ ही साथ न्यूक्लियर मिसाइल भी मार सकता है। तो ऐसे में अगर न्यूक्लियर कैपेबल अब आने वाले समय में अगर दुनिया बनाने लगेगी, तो वो ड्रोन की तो अनलिमिटेड रेंज हो जाएगी। मतलब ड्रोन घूमते ही रहेंगे, 6-6 महीने तक ड्रोन घूमते रहेंगे। ठीक आप वैसे ही समझो जैसे सबमरीन्स जो हैं वो 6-6 महीने तक, साल भर तक पानी के अंदर विचरण करती रहती हैं, किसी को नहीं पता कि कहाँ पर कौन सी सबमरीन है। तो ऐसे ही ये अब ड्रोन भी आएगा आने वाले समय में, जब न्यूक्लियर कैपेबल हो जाएगी दुनिया ड्रोन बनाने के मामले में भी, तो आप सोचिए कि वो ड्रोन उड़ते रहेंगे, हमेशा खतरा बना रहेगा। खैर, इस बीच पाकिस्तान और तुर्की जो प्रेम है ये काफी ज्यादा उछाले लगा रहा है। मतलब आप समझो कि ये दोनों ना नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का हमेशा से तुर्की सपोर्ट करता आया है। तुर्की इस तर्ज पर सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कैपेबल एनर्जी देश है, न्यूक्लियर वेपन इसके पास है। अब ये इतना मतलब समझ लो, चाहे चोरी से, चाहे डकैती से, चाहे जैसे भी करके किया, लेकिन जो स्टेप ये कर लिया है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी अपने पास ला लिया है, इस वजह से ये बहुत गंदा फायदा उठाता है पाकिस्तान। कई बार बहुत सारे देशों को ये बस झांसा दे दे करके अपना काम निकालता है, हमेशा से। आपने अभी देखा सऊदी अरब से इतनी बड़ी मेगा डिफेंस डील हुई है, ये केवल झांसा दिया है, केवल न्यूक्लियर वेपन दिखाकर। ऐसे ही झांसा ये तुर्की को भी देता है कि तुर्की क्योंकि एक नाटो का मेंबर है, अब इसी बीच अगर तुर्की का पाकिस्तान के साथ गठबंधन रहेगा बढ़िया से, तो तुर्की को नाटो से उधर सुरक्षा मिल ही रही है, साथ ही साथ में पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा मिल जा रही है। और तो और तुर्की को एक कस्टमर मिल जा रहा है, एक ऐसा कस्टमर जो हमेशा युद्ध में पड़ा ही रहेगा, क्योंकि इसकी आदत है मार खाने की, लात खाने की, लेकिन फिर से युद्ध में जाने की। तो इसमें तुर्की का भी फायदा है, क्योंकि उसको एक परमानेंट कस्टमर मिलने वाला है जो हमेशा ही कुछ ना कुछ खरीदा करेगा। और पाकिस्तान को एक प्रकार से न्यू टेक्नोलॉजी और नए वारफेयर का सिस्टम्स, ड्रोन वगैरह मिल जा रहे हैं, जो इंडिया में डीआरडीओ, इसरो इतने बड़े बड़े रिसर्च करके, इंडिया की डिफेंस एजेंसियां ये सब करके बनाती हैं, वो यहाँ पर इनको फ्री में मिल जा रहा है। कभी ये झांसा देकर करके पाकिस्तान, भारत का डर दिखाकर चाइना से ले लेते हैं, क्योंकि चाइना को भी भारत को चेक में रखना होता है, इसलिए इनको दे देता है मुफ्त में। कभी ये डर दिखा करके भारत को चेक पर रखने के लिए अमेरिका से जाकर मांग आते हैं, कभी ये तुर्की से मांग आते हैं। कुल मिलाकर के मांगने जांचने पड़ी इनकी देश, इनकी इकोनॉमी और इनका देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो चल रहा है। ये लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट अपना तैयार रखेंगे।
क्यों? क्योंकि वही डिफेंस का डर दिखा करके ये बाकी चीज़ें कराते हैं। इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, इंडिया एशिया में बढ़ती इकोनॉमी है, और इस बात का डर चाइना को भी रहता है, कंपटीशन बढ़ रहा होता है। तो चाइना इंडिया को चेक पर रखने के लिए पाकिस्तान को ट्रेन करता रहता है, तैयार करता रहता है, मजबूत करता रहता है। और उधर अमेरिका भी भारत को, जब भारत कोई बात नहीं मानता उसकी, तो भारत को चेक पर रखने के लिए फिर ये पाकिस्तान को फंड करता है, और कहीं फाइटर जेट दे देगा, कहीं कोई डील कर लेगा जा करके, ऐसा करता रहता है। तो ये सब कुल मिला करके पाकिस्तान को इसीलिए जिंदा रखते हैं। खैर, अभी ये जो ड्रोन आ रहा है, ड्रोन कौन सा है इसको जानते हैं। ये जो ड्रोन आ रहा है ये है बयाक्कर TB2 ड्रोन। बयाक्कर TB2 ड्रोन ये काफ़ी ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखा चुका है यूक्रेन में। यूक्रेन और रसिया के युद्ध के दौरान यूक्रेन को काफ़ी सपोर्ट किया था, और रसिया के बड़ी बड़ी टैंक्स जो हैं और मिसाइल्स वगैरह, जहाज़ वगैरह, शिप वगैरह, ये इस ड्रोन से मार गिराए गए। इससे रसिया को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने पाकिस्तान को यही ड्रोन दिए थे। हालांकि वो 4 ही दिन का युद्ध चला, इसलिए भारत को नुकसान नहीं हुआ, भारत के का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत था। लेकिन आप समझ लो, जब बड़ी मात्रा में आएगा तो फिर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और समझने वाली है कि तुर्की पाकिस्तान में ड्रोन की जो फैक्ट्री लगा रहा है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में इसने बैकएंड से सपोर्ट किया था, अपने तुर्किश ड्रोन भेजे थे, तब भारत ने खुल करके कंडेम किया था और ये कहा था कि अगर तुर्की अगर बीच में आ रहे हो, तुम्हारे हमें सबूत तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अब बंद कर दो, हद पार मत करो, नहीं तो फिर हम तुम पर भी एक्शन लेंगे। तो तुर्की को इस बात से डर तो हुआ था। अब तुर्की इसी को दूसरे रूप में चाल चल रहा है, यहाँ पर डिफेंस फैक्ट्री लगा दे रहा है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो ड्रोन बनेंगे उसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा रहेगा। अब जब मेड इन पाकिस्तान लिखा रहेगा और आप डील साइन कर लियो, तो इसका मतलब कि ये तो भाई पाकिस्तान में बन रहा है। जबकि सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान में केवल असेंबल हो रहे हैं, मतलब सारे सामान आएंगे, केवल नेट बोल्ट टाइट करके यहाँ पर असेंबल कर दिया जाएगा और ड्रोन बन जाएगा, लिख उठेगा मेड इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर असेंबली होगी, लेकिन उससे तुर्की अपने आप को सुरक्षित कर लेगा कि भाई ये तो पाकिस्तान में ही ड्रोन बना है, पाकिस्तान तो अब तो डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन गया है, जबकि पाकिस्तान केवल असेंबली कर रहा होगा। तो ये बात है। तो यानी आगे आने वाले टाइम पर अगर जो भी अटैक होंगे तो भारत तुर्की को सीधा सीधा क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इससे तुर्की अपना फायदा उठा रहा है। खैर, ये बयात्कर ड्रोन की बात करते हैं। ये तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं तैयब अर्दोगान, उनके एक दामाद हैं, उनके दामाद हैं सेल्चुक बयात्कर। सेल्चुक बयात्कर का ही नाम पर ही यहाँ पर ड्रोन का नाम बयात्कर रखा गया है, बयात्कर TB2 ड्रोन। इनकी कंपनी है बेकर, तो जो बेकर कंपनी है उसी का बयात्कर करके नाम से TB2 ड्रोन है। और यही ड्रोन जब भी जहाँ कहीं भी एर्दोगन जाते हैं तो इसका प्रचार कराते हैं। ठीक वैसे ही समझो जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं जाते हैं तो F-35 का प्रचार करते हैं। जब भी रसिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जहाँ पर जाते हैं वो S-400 और सुखोई 57 आज के टाइम पर वो प्रचार करते हैं। जब भी फ्रांस के राष्ट्रपति कहीं जाते हैं राफेल का प्रचार करते हैं। और जब भी अब भारत कहीं पर जा रहा है तो वो ब्रह्मोस का प्रचार कर रहा है और तेजस का प्रचार कर रहा है। तो सभी लोग जो हैं अपने अपने हथियार बेचने पर लगे हैं, सभी लोग अपने अपने हथियारों का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनके घर का ही कोई इन्वॉल्व हो उस कंपनी का, डिफेंस कंपनी का मालिक बनने में। खैर, तुर्की वगैरह में उतना और रिस्पेक्ट ही क्या किया जा सकता है इनसे। अब ये इतना प्रचार प्रसार करते हैं तो इसी का नतीजा है कि 30 से ज़्यादा देशों के ऑर्डर इसके पास पड़े हुए हैं, उनको ये सप्लाई करेगा। डिलीवरी में 2 से 3 साल की वेटिंग भी यहाँ पर होनी पड़ती है। मतलब आप समझ रहे हो कि इतनी ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ गई है। और हो भी क्यों ना, दुनिया में आज के टाइम पर दूसरे नंबर पर है ड्रोन सप्लायर के मामले में, और इसकी ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी खासी है। अब इसी बीच तुर्की केवल यहीं पर नहीं रुका, तुर्की जो है एक स्टेप और आगे बढ़ करके इसको एक और ऑफर दे रहा है कान नाम के 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। कान नाम का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है तुर्की, अभी बना नहीं है लेकिन ये बना रहा है। अब बना रहा है तो इसमें ये चाहता है कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो, कुछ फंड इससे भी लिया जाए। तो जब ये लगाएगा तो ये दोनों मिल करके कान नाम का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूँ। एक ऐसे फाइटर जेट होते हैं जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है, वो क्षमता होती है। 5वीं पीढ़ी के विमानों में स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब रडार आपको पकड़ नहीं पाएंगे, आप रडार की नज़रों से बच करके अटैक कर सकते हैं। जैसे रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट है, ऐसे ही F-35 जो है अमेरिका का, वो भी 5th जनरेशन है। हाँ, तेजस हो गया, राफेल हो गया, ये सब 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है। खैर, यहाँ पर अब अभी जब ये बनाने के लिए क्यों कह रहा है पाकिस्तान को इन्वॉल्व, आप सोचेंगे ना कि अमेरिका से क्यों नहीं मांग लेता पाकिस्तान। अमेरिका के फाइटर जेट तो यूज ही करता है, F-16 जो विमान है वो अमेरिका का ही है, तो अमेरिका से क्यों नहीं ले सकता है।
देखिए, अमेरिका को डर है, अमेरिका पाकिस्तान को देना ही नहीं चाहता है। अमेरिका दुनिया के तमाम देशों को ऑफर कर रहा है खुलेआम, लेकिन पाकिस्तान को नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये वही देश है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा करके आकर के अपना तो न्यूक्लियर बनाया ही बनाया, साथ ही साथ में ये उत्तर कोरिया को और यूरोपीय देशों को, और इसके अलावा गुपचुप ये भी खबरें आती हैं कि कभी ईरान को या और अफ्रीकी देशों को ये मतलब डील करता रहता है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचता रहता है। अब ऑफिशियली सिप्री की रिपोर्ट में तो केवल 9 ही देश हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल है, जिन्होंने खुले तौर पर परीक्षण किया है। लेकिन ये भी कहा जाता है, दावा किया जाता है कि भाई 13 से 14 देश आज के टाइम पर है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं, और उसके पीछे देन है पाकिस्तान की। अभी यहाँ पर F-35 अमेरिका दे नहीं रहा है क्योंकि उससे डर है कि ये तुर्की को टेक्नोलॉजी भेज देगा और तुर्की फिर अपना बना लेगा स्टील फाइटर जेट, तो अमेरिका इनको दे नहीं रहा है। अब चाइना जो है, चाइना अनाउंस तो किया है कि हम देंगे पाकिस्तान को 5th जनरेशन का, लेकिन चाइना के माल पर भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि चाइना जो है जब भी कोई वेपन बनाता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान को देता है। चाइना का माल चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ऐसे में ही अब पाकिस्तान जो है ये इस पर ज़्यादा डिपेंड होने की कोशिश कर रहा है, और इन फ्यूचर हो सकता है ये कान नाम के 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी आपस में मिल करके बनाए। फिलहाल अभी के लिए तो यही है। अब इस पर भारत को क्या करना चाहिए, भारत को क्या चिंता करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो बात कड़वी है लेकिन सच भी है। आज के टाइम पर भारत का कोई भी ऐसा सशक्त वो मजबूत दावेदार नहीं है जो खुलकर कह दे कि नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कभी भी कुछ होगा तो हम आकर के सपोर्ट करेंगे खुले तौर पर। रसिया एक पार्टनर है, लेकिन रसिया अभी खुद युद्ध में भिड़ा हुआ है, तो S-400 की जो अपनी डील हुई थी वही नहीं डिलीवरी कर पा रहा है। तो कैसे हम लोग मान लें कि कल को हम लोग अगर वार शुरू करते हैं तो रसिया खुल करके सामने आ जाएगा इसी टाइम? हाँ, मान लो रसिया यूक्रेन युद्ध शांत हो जाता है तो उसके बाद आएगा तो वो तो सेफ्टी रहेगी, लेकिन अभी जो है 60 to 70% है। जब बहुत ज़्यादा एक्सलेट हो जाएगा वार, तब फिर उसके बाद फिर हो सकता है रसिया इन्वॉल्व हो। दूसरा और कोई देश आपको नहीं दिखता। एक अमेरिका जो था भी, मतलब लग रहा था कि चलो थोड़ा बहुत न्यूट्रल होगा, अब वो खुले तौर पर है कि नहीं, वो पाकिस्तान के ही सपोर्ट में होगा। जिस प्रकार से उसने सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहा और भारत ने नहीं दिया, उस वजह से और बौखलाया हुआ है। तो भारत का कोई ऐसा नहीं, तो चिंता का विषय तो है। और वहीं पाकिस्तान को आप देखोगे तो चीन और तुर्की रियल टाइम पर खड़े मिलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 4 दिन में चेक करके देख लिया, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा था सैटेलाइट से चीन, और उधर तुर्की ने ड्रोन वगैरह, हथियार वगैरह सब भेज दिए थे पाकिस्तान को। तो भारत को यहाँ पर देखना चाहिए कि इस चीज़ से कैसे कोई ऐसा रिलायबल पार्टनर बनाए, और भारत इस दिशा में काम कर ही रहा है इनफैक्ट रूस के साथ। लेकिन अभी भी रूस की वही सिचुएशन है कि रूस खुद ही अभी युद्ध में पड़ा हुआ है, तो यही दिक्कत है। हमारी क्या क्या और तैयारियां हैं? हम लोग खुद पर AMCA पर काम कर रहे हैं। जो AMCM है, ये AMCA है, ये अपना 5th जनरेशन का खुद का इंडिजीनियस होगा फाइटर जेट। ये काफ़ी एडवांस होगा, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। इसमें कम से कम अभी 5 से 7 साल लगने वाले हैं। अगर बहुत तेज किया गया तो 4 साल में ये बनकर तैयार होगा, वो भी कुछ ही यूनिट तैयार होगी। तो ऐसे में 5th जनरेशन अपना आ तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी तलाश रहे हैं कि हम लोग किसका वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट ले लें। पुतिन आए थे तो उम्मीद थी कि यहाँ से कोई बड़ी डील होगी ऐसा कि जिससे हो सकता है सुखोई 57 आ जाए 5th जनरेशन का, क्योंकि अमेरिका से ले नहीं सकते। अमेरिका का एक और दोहरा रवैया सामने आ गया है कि अमेरिका 5th जनरेशन का जो F-35 बेचता है वो देश के हिसाब से बेच रहा है। उसके अलग अलग वर्जन्स उसने बना रखे हैं। इजराइल को कुछ और वर्जन पकड़ाएगा, सऊदी अरब को कुछ और पकड़ाएगा, किसी और देश को कुछ और पकड़ाएगा। अभी इस बात को खुल करके सामने नेतन्याहू ने ला दिया था। बेंजामिन नेतन्याहू से जब पूछा गया कि वो तो F-35 सऊदी अरब को भी बेच आए, भाई वो तो इस्लामिक कंट्री है, तुम यहूदी हो, तो उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है ट्रंप जो है हमारा वाला वर्जन जो दिए हैं वो अपग्रेडेड है। इसी बात से सब सामने आ गया बात कि उनको थोड़ा सा निम्न क्वालिटी को दिया गया। अब जब ट्रंप ऐसा कर रहा है तो फिर वो इंडिया को, अगर इंडिया उससे लेगा F-35 तो अच्छी क्वालिटी का होगा, क्या गारंटी है? और F-35 के क्रैश के मामले भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो ऐसे में इकलौता ऑप्शन तो है अपना सुखोई 57, लेकिन भारत उसको तभी लेगा ना जब वो भारत के शर्तों पर आएगा। नहीं तो भारत कह देगा कोई दिक्कत नहीं, हम 5 साल बाद ही बना लेंगे, लेकिन हम अपना बनाएंगे। ठीक है। दूसरा, राफेल है अपने पास। राफेल है तो, लेकिन राफेल में वो टेक्नोलॉजी नहीं शेयर कर रहे हैं, सोर्स कोड नहीं शेयर कर रहे हैं। अब इससे दिक्कत क्या होगी कि उसको हम लोग अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। उसमें अगर हम लोग चाहते हैं ब्रह्मोस फिट करने का, ब्रह्मोस को इनेबल करने का, तो ब्रह्मोस नहीं हो पाएगा। उन्हीं की मिसाइल लेनी पड़ेगी। उन्हीं का मतलब वही है ना कि जैसे बंदूक आप ले लिए तो आप चाह रहे हो कि अपने यहाँ गोली बना करके उसको यूज़ कर लें, तो वो गोली लगेगी ही नहीं, आपको गोली भी खरीदनी पड़ेगी। अब बंदूक लोगे एक बार, गोली लोगे बार बार,
तभी भी दिक्कत है, घाटा है ना। तो सोर्स कोड अगर रहेगा तो आप अपनी गोली अपनी मिसाइल लगा सकोगे, लेकिन वो देने को फ्रांस तैयार नहीं है, फ्रांस को लीक हो जाने का डर है। सुखोई 30 MKI भारत का पुराना विमान है, यूज़ कर रहा है। तेजस है, तेजस MK1, ये अपना खुद का फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का ये भी है, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ये फाइटर जेट जो है ये हम लोग इंजन इसमें जी का लगाते हैं, और जी जो इंजन है वो अमेरिका से आता है, और इतनी लेट डिलीवरी करता है कि मतलब तेजस प्रोजेक्ट आप समझो बहुत लेट प्रोजेक्ट है। हालांकि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा कैपेबल अभी नहीं है कि राफेल जैसा या फिर 5th जनरेशन टाइप का कोई हो। तो ये है, हाँ काम कर सकता है मोटा मोटा, और राफेल अपने पास और डील होने की संभावनाएं भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ये तुर्की के जो डिफेंस डील हुई है, इस पर मैंने आपको ये एनालिसिस वीडियो दी। आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, सब्सक्राइब कर रहोगे तो आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाया करेगी। 1 मिनट की बात है और आप सुन लीजिए ई बुक के बारे में। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर अला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो, थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से, इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज़ करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है, और ये आपको मिल रहा है MZT ऐप पर। फटाफट से जाइए MZT ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए। अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज यूज़र हो, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी UPI पेमेंट के बाद। 7235939467 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो UPI के जरिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।